वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में अपराधों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। मामला रीवा जिले के हनुमना थाना का है, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अपहरण किया गया। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को मऊगंज अस्पताल स्थित पुनर्वास केंद्र पहुंचाकर घर वापस आ रही थी। वहां पहले से दांव लगाकर बैठे आरोपी ने अचानक से उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसे हरियाणा के करनाल ले जाकर चौथी मंजिल में बंधक बनाकर लगातार 1 महीने से ज्यादा समय तक रेप किया, लेकिन आरोपी अपने ही जाल में फंसकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसे न्यायालय के आदेश पर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव मिलने से सन्नाटा छा गया, जहां पर सिमरिया थाना के अंतर्गत ककरेड़ी गांव में मृतका रुक्मणी रजक का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता शव मिला। मृतका के शरीर में धारदार हथियार के निशान भी मिले। वहीं दूसरी ओर महिला के गले में फंदे का निशान तिरछा होने के बजाय गोलकार रूप में होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर क्राइम यूनिट की टीम सहित सेमरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। सूचना थाने पे मिली कि एक महिला जो है फांसी पर लटक गई है। सूचना उसके ससुर ने दी थी। घर पे ससुर, उसकी और महिला और उसकी जेठानी, यही 3 लोग रहते थे। लड़का और उसका महिला का देवर मुंबई में काम करते हैं। जेठ जो है सतना में रहता है। सूचना पर मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा डेड बॉडी लटकी हुई है, परंतु उन्होंने पाया कि उसके सर में चोट है और आंख के पास चोट है। उनको तत्काल संदेहास्पद लगा तो उन्होंने तत्काल जो है प्रोफेशनल अधिकारी को बुलवाया, जिससे मौका मुआयना करने के बाद SDM से उसका PM कराने का निर्णय लिया गया और SDM के PM के बाद जो भी मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को घटना संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। आत्महत्या का प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा था, इस कारण से पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा की मांग को लेकर राजस्व अधिकारी तहसीलदार संघ ने कलेक्टर को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में राजस्व अधिकारियों के साथ अभद्रता का मामला सामने आया और जिससे तहसीलदार संघ नाराज है, जिसके विरोध में जिले के तहसीलदारों ने सोमवार से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। तहसीलदारों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा। इसके पहले संघ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश शासन ने राजस्व अधिकारी तहसीलदारों के साथ की गई अभद्रता के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। मार रहा है तहसीलदार कटंगी, जिला बालाघाट। सर, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सर, क्या मांगे आप लोगों की? ये हम लोग के राजस्व जो कनिष्ठ संघ है, उसमें अधिकारियों के साथ कई जगहों पे दुर्घटनाएं हुई हैं, मतलब दुर्व्यवहार हुआ है, जिसमें ज्ञापन दिया गया था कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। तो फिर ये अपन मांग थी हमारी, मांग न पूरी होने पे आज से जो है अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्यों कार्यवाही नहीं हो पा रही है? अब ये जो हम लोग अपना अनिश्चितकालीन जा रहे हैं। आए दिन GST चोरी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के व्यापारी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर GST के चोरी कर रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा का है, जहां पर GST टीम ने बगैर ई-वे बिल के पान मसाला से लोड 3 वाहनों को चोरहटा थाना में खड़ा करा दिया। पान मसाला की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में पान मसाला बिना ई-वे बिल के गोड़हर से लाकर स्थानीय बाजार में बेचा जा रहा था। लगातार इसकी सूचना GST विभाग को मिल रही थी, जिस पर GST विभाग ने चोरहटा थाना के सामने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें एक ई-रिक्शा, ऑटो और पिकअप वाहन शामिल है। वहीं वाहनों में पान मसाला परिवहन को लेकर दस्तावेज न मिल पाने के कारण अवैध मानते हुए GST विभाग के द्वारा संबंधित व्यापारी से दस्तावेज मांगे हैं। हालांकि पान मसालों के अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी सर, बताइए। मैं सलिंद पांडे, टैक्सेशन असिस्टेंट, सर्किल रीवा। ये विधान मध्य प्रदेश GST माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 68(3) के अंतर्गत जो आज कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें पान मसाला प्रवाहित किए जा रहे थे। प्रथम दृष्टया मतलब संदिग्ध, मतलब बिल बोगस
की स्थिति में ये सत्यापन हेतु अभी रखा जा रहा है। सर ये सामान माल कहाँ से कहाँ जा रहा था राशि? माल ये चौरहट्टा से स्थानीय लोकल बाजार में जा रहा था। ये लगभग कितने का होगा? अभी तो वेरिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे। ये पान मसाला है लगभग, अब तो बिना ऐसे कहना। ये हमारी कार्रवाई जारी है, कल तक आपको सारी। ये किनका माल था सर? किनकी गोदाम से ये है? ये कौन सा एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन कपकपाती सर्दी में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें तो साथ ही प्रदर्शन की ओर बड़ा करने की तैयारी भी किसानों की है। किसान नेता 30 दिसंबर को 7वीं बार सरकार से 3 नए कृषि कानून वापस लेने के लिए जहां एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु बॉर्डर पर पुराने स्टेज की जगह उससे 4 गुना बड़ा स्टेज बन चुका है। प्रदर्शन में शामिल किसानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए किसान नेता इस स्टेज का इस्तेमाल करने लगे हैं। शाम को स्टेज का इस्तेमाल आध्यात्मिक प्रवचन और संगीत के लिए भी किया जाता है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं की अगर माने तो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुराना स्टेज छोटा पड़ रहा था, इसी को ध्यान में रखते हुए नया स्टेज बनाया गया है। किसान नेताओं के मुताबिक किसानों को इस बात का अंदाजा है कि 30 दिसंबर को होने जा रही बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा और ऐसे में प्रदर्शन लंबा चल सकता है। वहीं आज भी किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी की और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग करते हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आए दिन आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं या फिर आतंकी मारे जा रहे हैं। जम्मू पुलिस ने रविवार को पुंछ में आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से उस समय हथियार और गोला बारूद के साथ साथ कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे। पुंछ पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर एक आतंकी के सहयोगी ने डब्बी गांव में कुछ और हथियार होने की जानकारी दी। पुलिस द्वारा उसी स्थान से 2 पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और करीब 60 गोलियां बरामद की गई। इन सब बरामदगी के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिसका खुलासा पकड़े गए आतंकियों के सहयोगियों ने किया। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों से जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि जब रविवार को इन आतंकियों को पकड़ा गया था तो उन्होंने खुलासा किया था कि ये लोग पुंछ में मंदिरों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। ये देखिए, हमने जो 27 दिसंबर को एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस दौरान 6 ग्रेनेड रिकवर हुए थे। उसके साथ काफ़ी पोस्टर वगैरह और पाकिस्तान मेड जो है वो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें मिले थे। उसमें 3 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और जब उन तीनों की इंटरोगेशन की गई और फिर ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसमें से जो एक है यासिन, जो डाबी विलेज बालाकोट का रहने वाला है, उसने एडमिट किया कि उसके पास और भी असला और एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने मेंढर सब डिवीजन में बालाकोट सेक्टर के डब्बी गांव में एलओसी पर झाड़ियों में रखे 2 पिस्टल, 70 कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामद किए। हथियार और गोला बारूद पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर रखे गए थे। ये हथियार रविवार को गिरफ्तार किए गए आतंकियों के 3 मददगारों के खुलासे पर बरामद किए गए। एसएसपी पुंछ ने कहा कि पूछताछ के दौरान कबूलनामे पर कुछ सुराग दिए, जिसके बाद पुलिस ने एक दल ने अभियान चलाया। झाड़ियों में एक पॉलिथीन बैग में रखे हथियार और गोला बारूद के खेप बरामद की गई। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवादी संगठन पुंछ के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नापाक मंसूबों को सेना और पुलिस ने नाकाम कर दिया। खबर यूपी के ललितपुर से, जहां पर ग्राम कलोथरा में पर बना सजनाम बांध की नहर रात में अचानक से फट जाने से 30 एकड़ फसल जलमग्न हो गई। इस दौरान किसानों ने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं किसानों का यह भी कहना है कि सिंचाई विभाग के आला अधिकारी नहर को ज्यादा खोले हुए थे, जिसके कारण नहर फट गई और किसानों की नहर फटने से 30 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई। फसल तालाब में तब्दील हो गई। तो साथ ही कहना है कि सजनाम बांध की नहर 3 साल से लगातार फट रही है, लेकिन बावजूद इसके सिंचाई विभाग के आला अधिकारी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। हमारी नहर रात में नहर फट गई, सिंचाई विभाग की कमी से हमारा बटरा भर गया। 3 बोरा मटर भाई। कितना नुकसान हो गया आपका? अब 3 बोरा मटर में पर साल 80 बोरा मटर निकली थी। अभी साल में जितनी निकले उतनी भगवान जाने, लेकिन उसमें तो चौपट है पूरी। यानी आपकी फसल जो है पूरी तरह से पूरी नष्ट है। नष्ट हो चुकी है। हाँ। तो किसमें क्या आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है? किसकी लापरवाही है इसमें सिंचाई विभाग की लापरवाही है। नहर ऊपर से चला रहे, सीसी बनो है, सीसी से 2 फुट ऊपर जा रही नहर। ये नहर जो है 2 महीने से लगातार चल रही है। दिनांक 27 तारीख को शाम को मैंने यहाँ के नहर का दौरा किया था। नहर सही सलामत थी। रात में किसी अज्ञात किसानों द्वारा अपने स्वार्थ हित में जो है नहर पर से जो बोरियां लगी हुई थी, बोरियों को हटाकर काट के जो है पानी ले गए हैं, जिससे अन्य किसानों का नुकसान हुआ है। इस बात को मैं मानता हूँ। और जो है ये अपने आप नहीं टूटी, नहर को तोड़ा गया है। नहीं, जो किसान का नुकसान हो गया उसकी क्या भरपाई विभाग करेगा क्या? नहीं, जो किसान का नुकसान हुआ उसको जो है सर्वे कराया जाएगा, देखा जाएगा क्या नुकसान हुआ, उसके उस पर कार्रवाई की जाएगी। और जिस लोगों की इसमें लापरवाही है, इस लोगों ने जो नहर खोली है, तो उस पर क्या उनकी मैं जो है जो FIR करवाने जा रहा हूँ। जिन किसानों ने काटा वो पुलिस। वहीं मैनपुरी में पुलिस प्रशासन ने जाति सूचक लिखे शब्दों के वाहनों की चेकिंग अभियान चलाई, जिसके चलते कई वाहनों के चालान भी काटे गए। इस दौरान क्षेत्र के अधिकारी नगर अभय नारायण ने बताया कि सरकार का सख्त निर्देश है कि जिन वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान काटे जाए। पहली बार 2000 का चालान है, दूसरी बार पर 4000 का चालान किए जाने का प्रावधान है और तीसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी को धारा 177 के तहत सीज करने का भी प्रावधान है और बार बार गलती करने पर धारा 177 के अंतर्गत 3 महीने का
जेल कारावास है। मूलतः जो मोटर वाहन अधिनियम के धारा 177 के तहत प्रावधानित है, जिसमें जो नंबर प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट अंकों में लिखी हुई होनी चाहिए, जिसको देख करके इजिली भी कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सके। सामान्य तौर पर ये देखने में आया है कि उस नंबर प्लेट पर बजाय नंबर लिखने के जातिगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है या किसी तरह के अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो एमबी एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। इसी को शासनादेश में इंगित करते हुए इस पर प्रावधानित किया गया है कि इसमें अगर इस तरह का उल्लंघन कोई करता हुआ पाया जाता है तो 2,000 रुपये प्रथम बार के अपराध में और 4,000 रुपये द्वितीय बार के अपराध में उस पर जुर्माना या फाइन किया जाएगा, और यदि फाइन नहीं करता है तो 3 माह का कारावास। चीन के साथ चल रहे सीमा गतिरोध के बीच भारत और फ्रांस के राफेल विमान अगले महीने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। यह शक्ति प्रदर्शन स्काईरोज कोडनेम वाले वार गेम्स के तहत जोधपुर में अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह किया जाएगा। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास को चीन के साथ तनाव के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। 4 महीने पहले अगस्त में राफेल विमानों के भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल होने के बाद यह पहला मौका होगा जब आईएएफ किसी प्रमुख वार गेम में इन विमानों के साथ हिस्सेदारी करेगी। सरकारी सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान स्काईरोज वार गेम्स के लिए जोधपुर आएंगे। ये विमान भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन के राफेल विमानों और सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरते दिखाई देंगे। सूत्रों ने कहा कि स्काईरोज वार गेम्स दोनों देशों के बीच 1 दशक से ज्यादा समय से नियमित तौर पर आयोजित हो रही गरुड़ अभ्यास श्रृंखला से अलग है। इस दौरान दोनों पक्षों के लड़ाकू विमानों की तरफ से कुछ जटिल दांवपेच देखने को मिलेंगे। भारत ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ आखिरी बार प्रमुख युद्ध अभ्यास में जुलाई 2019 में हिस्सेदारी की थी, जहां भारतीय सुखोई विमानों ने फ्रांसीसी राफेल विमानों के साथ उड़ान भरी थी। वहीं भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से लौटे 20 यात्रियों में अब तक कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाया गया है। इसके पहले बीते दिन देश के अलग अलग हिस्सों से 6 ऐसे मामले सामने आए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसके बाद भारत ने यूके से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। हालांकि बीते कुछ वक्त में यूके से जितने भी लोग लौटे हैं उनकी जांच की जा रही है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाया जा रहा है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल की बच्ची में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला। बच्ची का परिवार ब्रिटेन से लौटा था, जिसके बाद बच्ची समेत उसके माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि नया स्ट्रेन सिर्फ 2 साल की बच्ची में ही मिला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अन्य दिनों की तुलना में मौसम का मिजाज बदला रहा। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों ने अधिक ठंड महसूस की है। पहाड़ों पर इधर कई दिनों से बर्फबारी ज्यादा हो रही है और उसी का असर है कि मैदानी भागों में गलन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गलन हो रही है। कोहरा तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी गलन तो बहुत ज्यादा है। ठंड आज गलन बहुत ज्यादा है। कोहरा नहीं है लेकिन गलन बहुत ज्यादा है। चलने में जो है गलन कायदे से महसूस हो रही है। हाथ पैर एकदम काम करना बंद करने, उंगलियां एकदम टाइट हो जा रही। ठंड तो बहुत ज़्यादा है। दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, जनवरी का महीना शुरू हो रहा है। उस हिसाब से ठंड का कोई तोड़ ही नहीं है। वहीं राजस्थान के सिरोही के कई हिस्सों में पारा माइनस पर पहुंच गया। लगातार 2 दिन से चल रही सर्द हवाओं से प्रदेश में सर्दी बढ़ चुकी है। पारे ने सर्दी का ऐसा पंच लगाया कि 5 शहरों में तापमान माइनस पे पहुंच गया। माउंट आबू में सीजन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा -4.0 डिग्री पर पहुंच गया। इसके अलावा फतेहपुर में -3.2, सीकर में -0.5 और चूरू में -0.4 डिग्री पारा रहा। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बर्फीली हवाएं चलने से 2 दिन कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में शीतलहर से पारा और गिरने का अनुमान है। 1 जनवरी से तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। 2 जनवरी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
का टेम्परेचर बहुत हाई है। आज 7 डिग्री टेम्परेचर है सुबह का, और इस कड़ाके की ठंड में भी लोग सुबह वॉक करने आते हैं और मेरे यहाँ अंकुरित अनाज खाने आते हैं। आज की सर्दी काफ़ी है, लगभग 2 दिन से सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, और इस सर्दी के माहौल में भी लोग वॉक करके अंकुरित अनाज। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज़ के साथ।